हेलो प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज फिर मैं एक बार पवन कुमार शर्मा, विषय हिंदी साहित्य, और अपने कला वर्ग के विद्यार्थियों को पूरी तरह से ध्यान दे करके पढ़ना है। बेटा, अपन पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे अपने जो वाक्य दोष हैं, शब्द दोष है, अर्थ दोष है, उनके बारे में। और आज अपन काव्य का रस दोष पढ़ने जा रहे हैं। काव्य का रस दोष। काव्य का रस दोष क्या है कि अपने काव्य रचना के अंदर किसी भी प्रकार से जब कोई तरह का व्यवधान होता है तो पाठक या श्रोता के मन में स्वतः ही मन में एक उलझन सी पैदा होती है, और वहाँ पर किसी भी प्रकार का जब व्यवधान होता है पाठक और श्रोता को किसी काव्य रचना को पढ़ते या सुनते समय, तो वहाँ पर रस दोष माना जाता है। मतलब जब रचना को पढ़ते समय, सुनते समय रसास्वादन ना हो, मन को अच्छा ना लगे, और उस समय में ऐसी स्थिति में अपने काव्य का रस दोष माना जाता है। भाव, विभाव और संचारी भावों का उचित विवेचन नहीं होने पर ये दोष विशेष तौर से होता है। जैसे परीक्षा की दृष्टि से हालांकि ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि रस दोष का जैसे उदाहरण है, कोई भी उदाहरण अपन ले लेते हैं। परिभाषा में जब हम करेंगे तो लिखेंगे, किसी भी रचना को पढ़ते या सुनते समय पाठक या श्रोता को आनंद की अनुभूति ना हो, किसी प्रकार का व्यवधान पैदा हो, वहाँ पर ये रस दोष माना जाता है। और उचित भाव, विभाव और संचारी भावों का विवेचन ना हो तो ये रस दोष माना जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर प्रतिकूल अवस्था जब रसों की होती है, श्रृंगार जब रस होता है, उसमें करुण रस का वर्णन हो जाता है, तो ऐसे स्थिति बनती है। जैसे खेलो आज होली, खेलो आज होरी, गोरी करत निहोरी हम। गोरी करत निहोरी हम। अगला जो वाक्य है, पल को पतो न यहाँ, पल को पतो न यहाँ, पल को पतो न यहाँ, काली कहाँ होई गो। काल ली कहाँ होई गो, काली कहाँ होई गो। इस प्रकार से ये पहली जो पंक्ति है ये श्रृंगार रस है। ये पहली पंक्ति, खेलो आज होरी, गोरी करत निहोरी हम। और पल को पतो न यहाँ, एक पल का पता नहीं है, एक क्षण का पता नहीं है। काली कहाँ होई गो, अर्थात कल क्या होगा। ये वैराग्य सूचक है। इसके अंदर ये वैराग्य सूचक, तो यहाँ पर विपरीत अवस्था है, प्रतिकूल अवस्था है, इसलिए ये यहाँ पर रस दोष है। प्रतिकूल अवस्था जब होती है, श्रृंगार रस के वर्णन में करुण रस का होना, तब ऐसी स्थिति बनती है रस दोष की। तो इस प्रथम पंक्ति में अपन नीचे लिख सकते हैं, प्रथम पंक्ति में श्रृंगार रस है तथा द्वितीय पंक्ति में
द्वितीय पंक्ति में वैराग्य सूचक भाव है, वैराग्य सूचक भाव है। तो इस प्रकार से ये आपका रस दोष है, काव्य गुण और दोष का जो चैप्टर है आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। एक बार फिर से मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि इस वैश्विक महामारी के चलते जो ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं आपकी, घर पर रह कर के आप अध्ययन करें, और जो आपके टॉपिक 4 वीडियो के द्वारा जो भेजे गए हैं, काव्य गुण, काव्य दोष, और आज ये काव्य दोष का जो अंतिम उदाहरण मैंने यहाँ पर रस दोष का आपको बताया है, आपके होमवर्क की कॉपी के अंदर नोट करने हैं, आपको याद करने हैं, पढ़ने हैं और तैयारी करनी है। इस प्रकार से इसके जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं एक बार मैं आपको वो लिखवा देता हूँ ताकि आप अपनी होमवर्क की कॉपी में कर सकें। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, आपको जो नोट कर लें आप अपने कॉपी के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे पहला, काव्य दोष की परिभाषा लिखिए। काव्य दोष किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका, निम्न गुणों को परिभाषित करें एवं उदाहरण लिखें। माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, और तीसरा है आपका ओज गुण। चैप्टर के हिसाब से ये 3 जो गुण मैंने आपको बताए हैं, तीनों की परिभाषाएं और उदाहरण अच्छी तरह से लिखें और याद करें। क्वेश्चन नंबर 3, काव्य गुणों का रस से क्या, रसों से क्या संबंध है? प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित काव्य दोषों को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। निम्नलिखित काव्य दोषों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। पहला है क्लिष्टित्व दोष, दूसरा है अक्रमत्व, तीसरा है न्यून पदत्व, चौथा है अधिक पदत्व, और 5वां है श्रुति कटुत्व, छठा है अच्युत संस्कृति दोष। तो इन सारे क्वेश्चनों को आप अपनी कॉपी के अंदर हल करें और इनके उत्तर चैप्टर वाइज जो मैंने पढ़ाए हैं वीडियो को देख सकते हैं, उत्तर ढूंढ सकते हैं और आप अपनी होमवर्क की कॉपी में कर सकते हैं।
या आपके पास जो पाठ्य पुस्तक है उसका आप सहयोग ले सकते हैं। उसके हिसाब से आपको ये सारे क्वेश्चन हल करने हैं। अब आज अपन अगला जो दूसरा चैप्टर है उसकी शुरुआत करेंगे और वो आपका चैप्टर है छंद, जो कि छंद जो है बेटा आपके 6 नंबर के रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है। छंद 6 अंक के एग्ज़ाम में आते हैं, 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं और 3-3 अंक के जो 2 क्वेश्चन हैं छंद के, आपके 8 छंद चलते हैं, 8 में से कोई 2 छंद परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज अपन छंद पढ़ेंगे। वैसे तो छंद की परिभाषा जो है एकदम सामान्य है। छंद का मतलब है एक लय और एक संगीतात्मक ध्वनि से बंधी हुई काव्य की पंक्ति छंद है। लेकिन अपन शाब्दिक रूप से जब इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो यहाँ पर जब किसी कविता को मात्राओं की निश्चित संख्या में नियमित वर्णों के अनुसार लिखा जाता है और उसमें यथास्थान विराम, यति और गति का पालन किया जाता है तो उसको छंद कहते हैं। जिस प्रकार से छंद स्वर और व्यंजनों पर आधारित होते हैं, हिंदी में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर तो वो होते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी मतलब स्वर की सहायता से, बिना किसी अन्य अक्षर की सहायता से किया जाता है, जैसे ए है, आ है, छोटी ई, बड़ी ई। तो इस प्रकार से ये सारे स्वर होते हैं और 2 प्रकार के कहे गए हैं आपके, ह्रस्व और दीर्घ स्वर। क्योंकि छंद पढ़ते समय हमें स्वरों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। एक तो आपके हैं ह्रस्व स्वर, जैसे ए, ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ह्रस्व स्वर बड़ा ऊ नहीं आता है, ए, ई, ऊ और छोटी री, ये 4 आपके छोटे स्वर हैं। और जो दीर्घ स्वर हैं आप सब जानते हैं, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ, ये दीर्घ स्वर माने जाते हैं। इनके अलावा जैसे छंद के अंदर अपन आगे और पढ़ेंगे, विसर्ग हैं, उनका किस प्रकार से उपयोग होता है छंदों के अंदर। तो हलंत की कोई मात्रा नहीं होती है, अक्सर नहीं गिना जाता उसका छंद के अंदर। तो इस प्रकार से छंद के अंदर ये जो 2 प्रकार के स्वर हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, इनको आप ध्यान रखेंगे। अब है आपकी छंद की परिभाषा, आप लिख सकते हैं छंद की परिभाषा। छंद की परिभाषा में है, जब किसी कविता को छंद की परिभाषा आप लिख रहे हैं, जब किसी कविता को मात्राओं की निश्चित संख्या में, मात्राओं की निश्चित संख्या में मात्राओं अथवा नियमित वर्णों के अनुसार लिखा जाता है। नियमित वर्णों के अनुसार लिखा जाता है।
जब किसी कविता को मात्राओं की निश्चित संख्या में मात्राओं अथवा नियमित वर्णों के अनुसार लिखा जाता है तथा उसमें यथास्थान यथास्थान विराम, यति तथा गति का पालन किया जाता है। विराम, यति तथा गति का पालन किया जाता है। यथास्थान, विराम, यति तथा गति का पालन किया जाता है, उसको छंद कहते हैं। उसको छंद कहते हैं। तो बेटा ये हो गई आपकी छंद की परिभाषा। अब आप छंद की जो परिभाषा है उसके बाद में उदाहरण भी अपन लिख सकते हैं इसका। जैसे हम किसको छंद कहें, ऐसी कौन सी काव्य की पंक्ति है जिसको अपन छंद माने, तो कोई भी दोहा जो है आप लिख सकते हैं। जैसे राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएगा छूट। तो ये आपका दोहा छंद है। इसमें ये जो है विराम, यति, वापस जो बोलना है प्रवाह है वो है गति। इन सब का ध्यान रखते हुए जब अपन पढ़ते हैं किसी भी काव्य पंक्तियों को तो वो छंद कहलाती है। तो ये आपका उदाहरण हो गया इसका। जैसे और भी बहुत से उदाहरण हैं। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोई। इस प्रकार से कई उदाहरण हैं। रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। तो इस प्रकार से ये जो हैं आपके उदाहरण हैं। अब इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो है कि जो छंद के जो अंग हैं उनको सबसे पहले अपन पढ़ेंगे। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आपको मौखिक बताना चाहूँगा। और मौखिक बात में ये चीज़ है कि जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया छंद के अंदर ध्यान रखना है स्वरों का। और स्वर जो है वो स्वर और व्यंजन, व्यंजन हमेशा हलंत होते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। और स्वर दो प्रकार के होते हैं, जो ह्रस्व होते हैं और दीर्घ होते हैं। दीर्घ की गुरु मात्रा होती है और जो ह्रस्व स्वर है उसको लघु स्वर गिना जाता है। तो इस प्रकार से वर्ण जो होते हैं, मात्राएं, मात्रा किसे कहते हैं? मात्रा का तात्पर्य है जब किसी वर्ण के उच्चारण में जो लगने वाला समय होता है, वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं, मात्रा काल कह सकते हैं। और जिनमें कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर है, जिसमें ज़्यादा समय लगता है वो दीर्घ स्वर है। तो इस प्रकार से ह्रस्व और दीर्घ स्वर ये आपके हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बात बताऊं, क मैं ल, तो ये देखो इसमें भी लघु स्वर है, इसमें भी लघु है, इसमें भी लघु है, ह्रस्व है मतलब। तो इसमें बिल्कुल मात्रा काल में समय नहीं लगता है। ये ह्रस्व स्वर है। दीर्घ की बात करें तो दीर्घ के अंदर आपको पता होना चाहिए, जैसे ही अपन मात्रा काल बढ़ जाता है, जैसे माता,
तो ये यहाँ पर भी आ है, यहाँ पर भी आ है, इसको गुरु गिना जाता है। 2 मात्राएं होती हैं इनकी, क्योंकि इनमें मात्रा काल में समय लगता है और समय लगने पर ये जो है 2 मात्राएं गिनी जाती है। तो इस प्रकार से अब इसके जो यति गति और जो हैं उनको अपन पढ़ेंगे, क्योंकि ये छंद के जो अंग हैं उनको अपन यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, छंदों के जो अंग हैं उनको आज अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। छंद के अंग। तो सबसे पहला है यति, गति, मात्रा, चरण, तुक और गण। ये छंदों के अंग होते हैं। सबसे पहले यति क्या है, ये देखिए आप। यति का मतलब है, जैसे अभी अभी मैंने आपको एक दोहा बताया था, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएगा छूट। तो इस प्रकार से राम नाम की लूट है, जो यहाँ पर ठहराव जो है, जो यहाँ पर अपन रुके हैं बोल करके, वो यति है। और जहाँ से अपन वापस बोलना शुरू करते हैं वो प्रवाह है, उसको हम गति कहेंगे। तो इस प्रकार से ये यति और आपकी गति है। यति की परिभाषा लिख सकते हैं आप। यति का अर्थ है ठहराव। यति का अर्थ है ठहराव। यति का अर्थ है ठहराव। किसी भी छंद को पढ़ते समय जिस स्थान पर कुछ समय अपन रुकते हैं उसे यति कहते हैं। या अपन यूँ लिख सकते हैं, लंबे छंदों को पढ़ते समय लंबे छंदों को पढ़ते समय कुछ समय हम रुकते हैं, बीच में रुकते हैं, उसे यति कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये आपकी यति है। ठीक उसी प्रकार से गति, गति का अर्थ है प्रवाह। गति का अर्थ है प्रवाह, यानी जहाँ पर अपन छंद को पढ़ करके रुकते हैं वो गति यति है। जहाँ पर अपन रुकते हैं ठहराव होता है, विराम होता है बीच में, वो यति है। और अपन वापस जहाँ से शुरू करते हैं पढ़ना, वापस जिस लय में आते हैं अपन, जहाँ से हम निरंतरता वापस प्राप्त करते हैं, वो है प्रवाह है। उसको हम छंद की भाषा में गति कहते हैं। और गति के लिए आप परिभाषा लिख सकते हैं, छंद को पढ़ते समय उसमें जो लय उत्पन्न होती है उसको गति कहते हैं। छंद को पढ़ते समय
उसमें जो लय उत्पन्न होती है, उसमें जो लय उत्पन्न होती है उसे हम गति कहते हैं। जैसे राम नाम की लूट है, ये यति हो गई, और वापस लूट सके तो लूट, जो वापस हम पढ़ना शुरू करते हैं, जो लय वापस उत्पन्न जो हो रही है वो गति है। तो इस प्रकार से ये आपकी यति और गति हो गई है। इस गति के अंदर जो प्रवाह है वो उत्पन्न होकर के एक ध्वन्यात्मकता तथा संगीतात्मक के गुण उसमें आ जाते हैं। किसी चरण में प्रयुक्त शब्दों का क्रम भंग करने से भी गति जो है वो भंग हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये आपकी गति है। अगला जो है छंद का जो अंग है वो है तुक। यति हो गई है, गति हो गई है। मात्रा मैंने आपको बताई दी है, दो प्रकार की होती है, एक ह्रस्व होती है और एक दीर्घ होती है। और उसके बाद में जो है चरण पढ़ेंगे अपन, तुक पढ़ेंगे, गण पढ़ेंगे। देखिए आपकी जो अगली जो चीज़ है वो है तुक। सबसे पहले चरण भी अपन पढ़ सकते हैं, मात्रा भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले मात्रा ही देख लो। मात्रा का मतलब होता है जब शब्द को बोलने में जो समय लगता है, वर्ण उच्चारण में जो समय लगता है वो मात्रा है। वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। उसे मात्रा कहते हैं। मात्राएं दो प्रकार की होती हैं। मात्राएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है ह्रस्व और एक होती है दीर्घ। ये छोटे स्वर हैं और ये बड़े स्वर हैं। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं आप, छोटे स्वर और बड़े स्वर। ह्रस्व का मतलब छोटे स्वर और दीर्घ का मतलब है बड़े स्वर। तो इस प्रकार से यह आपकी मात्रा है। इसके बाद में जो है तुक, चरण। तुक से पहले अपन चरण, तो मैं आपको बता दूं मौखिक रूप से छंदों को सामान्य पंक्तियों में लिखा जाता है। 4 पंक्तियों में लिखा जाता है। अपने छंदों में 2 छंद इस प्रकार के हैं जिनको 6 पंक्तियों में लिखा जाता है। एक तो है आपका छपैये छंद और एक होता है कुंडलियाँ छंद। ये 2 छंद हैं जिनको 6 पंक्तियों में लिखा जाता है। बाकी जितने भी छंद हैं वो 4 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। और एक जो पंक्ति है, एक जो पद है छंद का, वो एक चरण कहलाता है। और सामान्य तौर पर 4 चरणों में छंद लिखा जाता है। तो ये छंद का चरण होता है। तुक, तुक का मतलब है छंदों को पढ़ते समय छंद के अंत में जो ध्वनि साम्य होता है उसको छंद की भाषा में तुक कहते हैं। जैसे राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत में जो लूट आया है। अंत काल जब आएगा प्राण जाएगा छूट, अंत में जो छूट आया है। तो अंतिम जो शब्द हैं छंद का लूट और छूट।
ये दोनों ध्वनि साम्य है। जैसे ये दोहा छंद है और दोहा छंद के अंदर जो अंत में जो ध्वनि साम्य हुआ है, ये छंद की भाषा में तुक बंदी कहते हैं इसको, तुक बंदी। और गण जो है छंद के अंदर तीन वर्णों के समूह को, तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। यह आपका गण है। तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। और छंद के अंदर गण लगाने का एक सूत्र होता है, ये माता राज भान सलगा, ये सूत्र है। और तीन तीन वर्ण जो हैं इनके एक गण में अपन गिनेंगे, मानते हैं। तो इस प्रकार से किस प्रकार से गण लगाए जाते हैं इसको अपन पढ़ेंगे। छंद दो प्रकार के छंद माने गए हैं अपने काव्य शास्त्र के अंदर। एक वर्णिक छंद होता है जिसमें वर्ण गिने जाते हैं, और एक मात्रिक छंद होता है जिसमें मात्राएं गिनी जाती हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले अपन पढ़ते हैं गण लगाना, किस प्रकार से गण लगाए जाते हैं। गण लगाने का एक सूत्र है गण विचार। छंद शास्त्र के अनुसार जो तीन वर्ण होते हैं, तीन वर्णों का जो समूह होता है उसको गण कहते हैं। और इस प्रकार से लघु गुरु का जो कर्म है उसको अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन गण लगाना जानते हैं, सीखते हैं। छंदों में गण लगाने का सूत्र, यह माता राज भान सलगा, यह माता राज भान सलगा। तो इसके अनुसार 8 गण होते हैं। जैसे सबसे पहला अपने यहाँ पर एक बार फिर से लिखते हैं, यह माता राज भान सलगा। सूत्र के अनुसार देखिए, यह से जो पहला गण है वो यगण माना जाएगा। अब यगण में जो मात्राएं होती हैं वो भी साथ साथ लगाएं। 3 वर्णों के साथ अपन मात्रा गिनेंगे, 1 2 3। तो देखो एक लघु है और 2 गुरु है। ये बड़ा जो स्वर है उसको अपन गुरु गिनेंगे, छोटे स्वर को अपन लघु गिनेंगे। तो यगण में मात्रा कौन सी हुई आप लगा लीजिए यहाँ पर साथ साथ, 1 लघु और 2 गुरु। अब ये यगण आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से अपन दूसरा गण लेंगे, मगण। तो मगण में देखो 2 गुरु हैं, 3 गुरु हैं, तो तीनों यहाँ पर आप लगा सकते हैं, गुरु गुरु गुरु। तीसरा तगण, ताराज आएगा। 3 वर्ण है, ताराज है, तो 2 गुरु हैं और 1 लघु है। इसके बाद में चौथा राज भा है तो रगण हुआ। चौथा गण है, ये आपके गण हैं अपन जो पढ़ रहे हैं, ये मात्राएं हैं। इसके उदाहरण भी अपन कर सकते हैं बाद में। तो इस प्रकार से रगण की जो मात्राएं हैं, 1 गुरु 1 लघु 1 गुरु, तो गुरु लघु गुरु। इस प्रकार से पांचवा जो है वो है आपका जगण। जगण के अंदर 1 लघु है, 1 गुरु है और 1 लघु, तो लघु गुरु लघु। इस प्रकार से छठा है भगण, भा न से, तो 1 गुरु 2 लघु। अगला है 7वां सगण। तो सगण के अंदर 1 लघु और गुरु, लघु लघु गुरु। अगला है से के बाद में यह माता राज भान सलगा। नगण शायद अपन ने बीच में छोड़ दिया है, नगण यहाँ पर 8वां ले सकते हैं आप।
नगण, हालांकि ये कर्म से आएगा बीच में, नगण, तो एक लघु और लघु, तीनों लघु आएंगे नगण में। इस प्रकार से ये 8 गण आपके माने जाते हैं। 8 गण के अंदर आप इनके जो हैं उदाहरण भी लिख सकते हैं। जैसे 1-2 मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपका यगण है सबसे पहला, तो यगण में मात्रा होनी चाहिए 1 लघु और 2 गुरु। तो जैसे यशोदा, अब यहाँ पर देख लो, लघु गुरु गुरु, इस प्रकार से ये मात्रा सेम आनी चाहिए। आप खुद उदाहरण कर सकते हैं। जैसे आपका मगन है तो मा ता रा मगन, तीनों गुरु हैं तो चा चा जी, तीनों गुरु हैं। तगण में भी यही है, ता रा जय, तो उसमें भी तगण के अंदर आप बना सकते हैं, जैसे ना रा जय। तो इस प्रकार से आप ये उदाहरण सहित सूत्र के अनुसार गण जो कि 8 गण माने गए हैं, गण लगाने का जो सूत्र है सबको याद होना चाहिए, या माता राज भान सलगा। तो इस प्रकार से आप अच्छी तरह से तैयारी करें। कल से मैं आपके जो छंद हैं आपके पाठ्यक्रम में 8 छंद हैं विशेष तौर से, वो 8 छंद मैं आपको बताऊंगा, 4 पहले वीडियो में और 4 दूसरे वीडियो में। तो इस प्रकार से आपको इन छंदों की जो 6 अंक हैं उनकी तैयारी करनी है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद विद्यार्थियों। अगले वीडियो में फिर से हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप इन सारे वीडियो को तैयार करें, याद करें और घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करें। धन्यवाद।